चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक और मैंने कमिटमेंट किया था आप लोगों से, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हमने मौजोत्तर काल, गुप्त काल और अब जब हम गुप्तोत्तर काल पढ़ लेंगे उसके उपरांत 3 क्वेश्चन जनरेट होते हैं मेंस के लिए। कौन कौन से? इसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ के सांस्कृतिक व्यवस्था। इन सभी बिंदुओं को लेकर यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अभी गुप्तोत्तर काल और पढ़ लेते हैं। गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे वंश है मध्य प्रदेश से संबंधित देखा जाए तो उसमें प्रमुख रूप से ये 3 बड़े वंश हमें देखने को मिलते हैं। बाद में जब हम राजपूत काल स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आता है आपका परमार वंश, ठीक है, कलचुरी वंश। तो ये 2 बड़े वंश वहां पर देखेंगे कब, जब हमारा मध्य प्रदेश में राजपूत काल शुरू होता है। अभी कौन सा काल पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण काल हमने पढ़ा है। ब्राह्मण काल के बाद गुप्त काल पढ़ा है। गुप्त काल के उपरांत आता है आपका गुप्तोत्तर काल। एक गुप्तोत्तर काल का मतलब जैसे गुप्त काल का पतन हो रहा था या गुप्त काल अपने अंतिम चरणों पर था, तब भारत में किसी भी प्रकार की केंद्रीय शक्ति विद्यमान नहीं थी, इसलिए छोटे छोटे राजवंशों को उदय होने का मौका मिला। ठीक है, तो इनके उद्भव का क्या कारण है? अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में या फिर पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए कि गुप्तोत्तर काल या फिर कहें गुप्तोत्तर काल का उद्भव आखिर क्यों हुआ है, ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल के उद्भव का कारण अगर बताना है तो आप यही कहिएगा सीधा कि गुप्त काल का जो अंतिम चरण में चल रहा था गुप्त काल, उस समय शासक निकृष्ट हो गए, निकृष्ट यहाँ पर इतने विवेकशील नहीं रहे, तो इस वजह से पतन की ओर उन्मुख हुआ और छोटे छोटे राज्यों को जो सामंत के रूप में पहले से गठित थे उन राज्यों को उदय होने का मौका मिला। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे वर्धन वंश को लेकर, और वर्धन वंश में कई सारी ऐसी बातें आती है पढ़ने को आपको कंफ्यूजन जैसी स्थिति निर्मित होती है कि आखिर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश के संस्थापक कौन रहे हैं। कई बुक में आपको नाम मिलेगा नरवर्धन, जो कि गलत है, यह दूसरा शासक होता है। अब वर्धन वंश का प्रथम शासक की बात करें, आखिर इसकी स्थापना किस शासक ने की, तो वो होता है आपका, यहाँ पे लिखूंगा मैं, इसका प्रथम शासक, किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्धन वंश की शुरू करेंगे, ठीक है। और भूमिका में कैसे लिखेंगे आप? प्रथम शासक की तो बात करेंगे सही, यहाँ पे कहेंगे हम कि छठी शताब्दी के मध्य तक लगभग गुप्त साम्राज्य विखंडित हो चुका था। इस कारण कई सामंत राज्यों को उदय होने का मौका मिला और विकेंद्रीकरण व्यवस्था सामने आ गई। इसका मतलब केंद्रीकृत सत्ता कोई सामने नहीं थी, तो केंद्रीकृत सत्ता जब सामने नहीं होगी तो छोटे छोटे राज्यों को या नए राज्य के रूप में गठित होने का मौका मिलेगा, या सामंत जो राज्य, जो भी सामंतवादी राज्य थे, उन सामंतवादी राज्य को एक मेन राज्य के रूप में उदय होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सबसे पहले वर्धन वंश का उद्भव होगा और इस वर्धन वंश का जो शासक होगा, प्रथम शासक, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? प्रथम शासक जिसे हम क्या कहेंगे? संस्थापक। और कौन होता है संस्थापक? बताइएगा, आप लोग बताइए इसका संस्थापक कौन है? इसलिए उसी के नाम पर इसको एक और वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश भी इसको कहा जाता है। और पुष्यभूति वंश कहने का कारण है कि पुष्यभूति इसका संस्थापक था। कौन? पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक होने के कारण इस वंश को, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो वर्धन वंश के बारे में अगर 3 मार्कर बनता है तो आप कैसे लिखेंगे कि गुप्तोत्तर काल का प्रमुख राजवंश जिसका संस्थापक पुष्यभूति, ठीक है, और इसकी राजधानी की भी चर्चा कर लेंगे। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो राजधानी इन्होंने बनाई राजधानी थानेश्वर, ठीक है, और इनका क्षेत्र विस्तार कहां पर था? उत्तर भारत। ये 3 बात आप कोट करेंगे, ये 3 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, ठीक है। इस रूप में देख सकते हैं आप, या तो आप इसका संस्थापक देख लीजिए, संस्थापक प्री के हिसाब से, राजधानी प्री के हिसाब से, क्षेत्र विस्तार प्रीलिम्स के हिसाब से, तीनों को मर्ज कर दीजिएगा, 3 मार्कर आपका मेंस का बन जाएगा। कि वर्धन वंश के संदर्भ में आपको सिर्फ नाम देंगे, वो कुछ नहीं कहा उन्होंने आखिर लिखना क्या है इसमें। तो वर्धन वंश पूछा जाए तो संस्थापक बताइएगा, संस्थापक के बाद राजधानी बताइएगा, उसके बाद क्षेत्र विस्तार बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख शासकों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है, वर्धन वंश को लेकर। अब पुष्यभूति के बाद, पुष्यभूति के साथ जो कि आप संस्थापक के रूप में कई बुक में देखते हैं, वो दूसरा शासक होता है जिसका नाम होता है नरवर्धन। नरवर्धन, बस शासक का नाम याद रखना, कुछ नहीं, क्योंकि प्री में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया 2017 का या फिर 18 का पेपर देखिएगा
कि निम्न में से कौन सा शासक फलाने वंश से संबंधित नहीं है। तो नीचे शासक के नाम होते हैं और किसी वंश से संबंधित है किससे नहीं है, तो ये कुछ नाम आपको याद होना चाहिए, रटना नहीं है, सिर्फ एक बार सरसरी नजर से आपको सारे शासकों को पता होना चाहिए कि कौन से शासक किस वंश से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करें पुष्यभूति देखा, पुष्यभूति के बाद आप देखेंगे नरवर्धन। ठीक है, नरवर्धन के बाद ही अगला शासक बनता है इसमें आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन। ठीक है, और आदित्यवर्धन के बाद जो प्रमुख शासक बनता है उसका तो नाम आपको याद रखना ही होगा, जिसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन नाम याद रखना है इनके बारे में कुछ। अब ये प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी। क्या कहा मैंने? प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, जिसमें से एक पुत्री थी, 2 पुत्र थे। ठीक है, और 2 जो पुत्र थे जिसमें से एक पहला पुत्र था जिसका नाम था राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद ये बड़ा पुत्र था, इसको 1 नंबर दे देते हैं। दूसरे नंबर पर जिसका नाम आपका सभी लोग जानते ही होंगे, और शासक ये सबसे प्रभावशाली शासक या सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, हर्षवर्धन। ठीक है, और इनकी जो पुत्री थी, इनकी पुत्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राजश्री। ठीक है, राजश्री वर्धन कहिएगा या सिर्फ राजश्री? राजश्री। ये कौन है? पुत्री। और किनकी पुत्री? प्रभाकर वर्धन की। ठीक है, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी तो उसके बाद राजा कौन बनेगा? राज्यवर्धन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्यवर्धन जब शासक बन जाता है तो इसी राज्यवर्धन को गौड़ शासक, इस राज्यवर्धन की बात की जा रही है। अब यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी आपको याद रखना है, फिर मेनली हमें जानना तो किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, इसी को बोलता है आपको स्मार्ट स्टडी करना है। हर शासक के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, शासकों का नाम याद रहेगा इतना काफी है, बाकी जो प्रभावशाली शासक रहे उसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, और नरवर्धन के पहले संस्थापक के रूप में किसकी बात कर चुके हैं? पुष्यभूति क्रम रहेगा शासक का, पुष्यभूति, नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। उसके बाद प्रभाकर वर्धन की 3 संतान, जिसमें से पहला बड़ा पुत्र राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। और अभी बात कर रहे थे हम राज्यवर्धन की, तो राज्यवर्धन को जो गौड़ शासक थे, बोधि वृक्ष किसने तुड़वाया है बताइए आप लोग? बोधि वृक्ष बिहार में शशांक ने। शशांक ने। तो ये गौड़ शासक कौन था? शशांक। इसी शशांक ने किसे पराजित किया? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन को सॉरी, ये आपके गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन को पराजित करके मार गिराया, और उसके बाद में हर्षवर्धन शासक बनेंगे, और आगे चलकर यही हर्षवर्धन इस शशांक को पराजित करेंगे। भाई को जिसने पराजित किया उसी को अगले भाई ने उसको पराजित कर दिया। कहानी समझ में आई? यहाँ पे गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन को पराजित किया, फिर राजवर्धन की मृत्यु कर देने के उपरांत हर्षवर्धन शासक बनता है, और हर्षवर्धन शासक बनने के उपरांत शशांक, गौड़ शासक शशांक को पराजित कर देता है और उसकी मृत्यु कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन को ने शशांक को पराजित किया, जबकि शशांक ने राज्यवर्धन को पराजित किया। ठीक है, अब मेनली हम बात करें किसकी? अब राजश्री की यह बात याद रख सकते, सिर्फ इसका विवाह किया था, और इसका विवाह किससे किया था? कन्नौज के मोखरी वंश का एक ग्रह वर्मन शासक था। राष्ट्र के बारे में लिखा हूं यहाँ पे नाम, बस राजश्री का विवाह किससे करवाया था? किसने? तो आपका प्रभाकर वर्धन। ठीक है, राजश्री ये पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की, इस पुत्री का विवाह, ये हमें इतना विवाह या कुछ याद नहीं रखना है, हमें हर्षवर्धन की एक ये रणनीति या एक पॉलिसी इसकी। ठीक है, पॉलिसी क्या है? साम्राज्य विस्तार की, किसी के साथ विवाह संबंध स्थापित करके अपने उस राज्य को मित्र राज्य में परिवर्तित करना और उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, ऐसे कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो सके। ये भी एक रणनीति होती है विवाह के माध्यम से साम्राज्य विस्तार की नीति। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का। प्रभाकर वर्धन ने राजश्री पुत्री का किसके साथ? कन्नौज के शासक थे, कन्नौज में एक मोखरी वंश था। कहां पर? कन्नौज। कन्नौज में मोखरी वंश, इस मोखरी वंश का एक राजा था,
इस मोखरी वंश का राजा जिसका नाम क्या हुआ करता था? मोखरी राजवंश, ग्रहवर्मन। इनसे क्या हुआ इसका विवाह। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि राजश्री किस वंश से संबंधित? आपकी वर्धन वंश से संबंधित है। प्रभाकर वर्धन की पुत्री है जिसका विवाह कन्नौज के एक शासक है, मोखरी वंश, वहां पर एक वंश है, वंश का राजा ग्रहवर्मन से उसका निकाह होता है। बस इतना ध्यान रखना आपको किसके बारे में, राजश्री के बारे में, जो कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री है। मैं आपको यहाँ पर रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार आप जब नाम सुनेंगे ना तो ये नाम पे अपनापन लगेगा। ठीक है, नहीं तो एक बार अगर नाम बोलकर निकल जाएंगे तो आपके भी एक बार निकल जाएंगे तो कुछ असर कुछ भी पता नहीं चलेगा, सिर के ऊपर सब बातें निकल जाएंगी। बार बार एक ही नाम को बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको मुखाग्र हो जाएंगे सारे नाम। ठीक है, कोई टफ भी नहीं है, आपने इतिहास में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, और एक काम जरूर कीजिएगा, पहले भी कहा है शायद मैंने, अपन एमपी का हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे एमपी के हिस्ट्री के साथ इंडिया की हिस्ट्री की भी भूमिका बता रहा हूँ। इसका मतलब आपको इंडिया की हिस्ट्री पहले पढ़कर भी आना है। जैसे कि मैं पहले टॉपिक बतला देता हूँ कि ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है, तो उस टॉपिक को आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़िए और यहाँ पर हम एमपी की हिस्ट्री में उसको कोरिलेट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले सब चीजें बता देता हूँ, उसको इंडियन हिस्ट्री की तरह से मेंस के हिसाब से पढ़ना है आपको, प्रीलिम्स के हिसाब से, वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हर्षवर्धन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे क्योंकि मेंस में कई बार पूछा गया है हर्षवर्धन को लेकर। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, एक मूलभूत जानकारी जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड या फिर आप कहें तो 3 मार्कर में मैं अगर पूछ लिया है वहां पे तो उसके कार्य का उल्लेख करना होगा। हर्षवर्धन से नाम आ जाता है 3 मार्कर में तो आपको एक कार्य का उल्लेख तो करना ही पड़ता है, और किस वंश से संबंधित है वो शासक, उस शासक का बतलाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जो थे मात्र 16 वर्ष की आयु थे। जब किसकी मृत्यु हुई थी? इनके बड़े भाई राज्यवर्धन की। तब हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र के थे, तभी इन्होंने राज्य संभाल लिया था 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जब 16 वर्ष की उम्र में राज्य संभाला तब एक यात्री भी इनके शासनकाल में आता है और उस यात्री का क्या नाम था? हैनसांग। हम उनसे चर्चा अलग से करेंगे हैनसांग के बारे में, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैनसांग ने हर्षवर्धन को एक उपाधि के नाम से चिन्हित किया था। हर्ष को उन्होंने कहा था शिलादित्य, मतलब पत्थर की चमक के समान। ठीक है, शिलादित्य, ये क्या है? उपाधि। और किसने प्रदान की? ये हैनसांग। कौन है ये? चीनी यात्री। ये अपनी पुस्तक की रचना भी करें कि जिसका नाम होता है सी यू की। हैनसांग की पुस्तक होती है, पुस्तक का नाम है सी यू की। ये पुस्तक है, ग्रंथ है, मतलब ये चाइनीज भाषा में है। तो हैनसांग चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आगमन होता है, जो अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा वृत्तांत जिसे कहा जाता है, यात्रा का विवरण किस पुस्तक में चिन्हित करता है? सी यू की पुस्तक में। ठीक है, और यह कितने वर्षों तक रहता है भारत के भूभाग में? ये 629 ईस्वी में, हैनसांग की बात की जा रही है, 629 ईस्वी में आते हैं और 645 ईस्वी में लौट कर जाते हैं। इसी के पहले मैंने एक शासक की ओर चर्चा की थी, आपको याद होगा। हैनसांग के पहले कौन आया था आपका? चंद्रगुप्त के समय आह्यान। और कितने वर्षों तक रुका था? 15 वर्षों तक। ठीक है, वहां पे मेंशन भी किया था 15 वर्षों तक रुका था। इसको बताइए लगभग कितने वर्षों तक रुके हैं? सिर्फ 1 वर्ष ज्यादा, 30 हो जाएंगे, 45, तो 16 वर्ष तक किसने किया लगभग? तो ऐसा जाए हैनसांग और सायान दोनों लगभग समान अवधि के लिए भारतीय भूभाग में रहे। तो लगभग अगर शब्द का प्रयोग है, दोनों बराबर रहे, लगभग 15-16 वर्षों तक। ठीक है, क्योंकि क्या पता 16 मतलब 629 ईस्वी में हमारे लास्ट में आए कि पहला, ऐसा किसको पता। लेकिन हमें सन पता है, एक एवरेज पता है, इनका रेंज पता है कि इस समय से इस समय तक ये भारतीय भूभाग में रहे थे। ठीक है, और इन्हीं ने एक तो शिलादित्य कहा किसको? हर्षवर्धन को, और एक और नाम से इनको पुकारा हैनसांग को। किसने? हैनसांग यात्री को। हैनसांग ने हर्षवर्धन को पुकारा शिलादित्य से। अब हैनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। इसी हैनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? हैनसांग के बारे में, ना कि हर्षवर्धन के बारे में। जो हैनसांग के बारे में अगर आ जाए तो कितनी बातें हमने लिखा है यहाँ पर। हैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है, चीनी यात्री है, किस समय से किस समय तक रहता है, किस नाम से संबोधित किया जाता है,
ठीक है। और किस मार्ग से ये भारत आया था, तो स्थल मार्ग से भारत आया था, ये ध्यान रखना आपको, स्थल मार्ग से भारत आया। और जाने वाला रास्ता कैसा था इसका, अगर स्थल मार्ग से आया तो जाने वाला रास्ता क्या होगा, जली मार्ग, श्रीलंका से होता हुआ ये लौट जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं जल कि मार्ग। ये सिर्फ जली मार्ग से ही जाएगा, जली और स्थली मार्ग का प्रयोग करके वापस से रिटर्न होता है। और हेनसांग के बारे में एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको, वो बात तो आपको कोट करना ही पड़ेगी। इन्हीं हेनसांग ने बताया था कि भारतीय समाज में 4 वर्ण विभाग, ठीक है, मतलब वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है हेनसांग ने। और वर्ण व्यवस्था में कितना है बताए, वर्ण 4 वर्ण, 4 वर्ण की इन्होंने चर्चा की। और ये भी कह दिया उन्होंने कि जो ब्राह्मण होते हैं वो उच्च स्तर पर है, ठीक है। और शूद्रों को किसान कहा, ध्यान रखना पूछा जाता है। सर माइक बंद करवा दीजिए, क्या हुआ, माइक बंद करवा दीजिए। यशु आपका ये माइक बंद कर लीजिएगा आपकी शायद, चलिए ठीक है। चलिए अब तो क्लियर है सभी को। देखिए यस सर। हेनसांग के बारे में जो अभी मैं बतला रहा था आपको, प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है खासतौर पर, मेंस में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, कि हेनसांग ने 4 वर्ण के बारे में बतलाया, ये तो यहाँ तक ठीक है, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो सभी को पता है। लेकिन क्या इन्होंने डिफरेंट कहा है, जो आपके जो क्षुद्र जो वर्ण होता है, शूद्र वर्ण को किसान के समान इन्होंने बताया। हेनसांग ने, आप लिख लीजिएगा, कई बातें ऐसा जो बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ओरली अगर बोलने में आ रहा है आप लिख सकते हैं, तो उन बात को जरूर लिखिएगा कि हेनसांग ने जो शूद्र होते हैं, शूद्रों को किसान के समान बतलाया, ठीक है। और एक और क्या कहा, मतलब ये जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्मकांडी, कर्मकांड कैसा दिखाई देता भारत में, दांतों में काला निशान लगा के रखते हैं, ऐसा ये हेनसांग कहते हैं भारतीय लोगों के बारे में, कि भारतीय लोग जो होते हैं दांत पर काला निशान लगाते थे। ये भी कौन कह रहा है आपके, हेनसांग, ये लिखने वाली बात नहीं है, एक आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। तो ये हेनसांग के बारे में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना, ठीक है। और कहाँ पे इन्होंने, वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत के बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करने के उद्देश्य से आया था, उद्देश्य भी याद होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा, उद्देश्य लिखिएगा हेनसांग के आने का, भारत में हेनसांग के आने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य क्या है, बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ना और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करना, भारत से बौद्ध ग्रंथों को संग्रहित करना, साथ में बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन करना। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में और आगे बातें चर्चा करते हैं हम लोग। अब जैसे हमने क्लास की शुरुआत करने से पहले एक शब्द का उल्लेख किया था कि यहाँ पर विकेंद्रीकृत व्यवस्था व्याप्त हो चुकी थी गुप्त का जब पतन हो गया था, ठीक है। अब जैसे ही गुप्त का पतन हुआ, विकेंद्रीकृत शासन आया, फिर उसके बाद जब हर्षवर्धन एक प्रभावी शासक बनकर सामने आए, तो इन्होंने अपने शासन को कैसा किया, शासन को केंद्रीकृत कर दिया। केंद्रीकृत मतलब एक संगठित राज्य, इसका सेंस क्या है केंद्रीकृत कहने का, संगठित राज्य, मतलब एक संगठित शक्ति होना चाहिए। तो संगठित राज्य में परिवर्तित किया, वो कौन शासक था आपका, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के आने के उपरांत, जब गुप्तों के विघटन के बाद हमारा उत्तर भारत में जो जो छोटे छोटे राजवंश उदित हो रहे थे, वहां पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण दिखाई दे रहा था। उस राजनीतिक विकेंद्रीकरण को समाप्त करते हुए हर्षवर्धन ने एक केंद्रीकरण, राजनीतिक केंद्रीकरण की भूमिका वापस लेकर आया, जिसे कहा जा सकता है कि एक संगठित राज्य की भूमिका को वापस लेकर आया। बाकी राज्यों को उसने अपने सामंत बना लिया। लेकिन एक खुदा न खास्ता हर्षवर्धन की जैसे मृत्यु होगी और फिर से ये जो व्यवस्था ये चरमरा जाएगी, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने ही व्यवस्था को सुधारा, लेकिन मृत्यु के उपरांत कोई प्रभावी शासक ना पाने के कारण वह व्यवस्था सिर्फ हर्षवर्धन के काल तक ही सीमित रह जाती है, ठीक है। तो कभी साम्राज्यवादी के साम्राज्य के बारे में आए तो इसका शासन केंद्रीकृत था। और शासन संचालन कैसे करता था, शासन का संचालन, ये शासन का संचालन करता था सामंतवादी दृष्टिकोण से। सामंतवादी का मतलब, अच्छा आप में से कोई जानता है सामंतवादी, सामंतवादी कहने का मतलब क्या है, नहीं पता तो पूछिएगा। मंत्री।
सर मंत्री की सहारे। क्या कहा, हम तो समझे नहीं। अगर सामंतवादी आ जाता है कि शासन में सामंतवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है, इसका तात्पर्य क्या है, तो सुनिए हम बताते हैं। जैसे कि ये पूरा एक भूभाग, इस पूरे भूभाग में एक केंद्रीकृत सत्ता, इस पूरे भूभाग में केंद्रीय सत्ता। अब इस केंद्रीय सत्ता ने अलग अलग क्षेत्र में शासन करने के लिए छोटे छोटे शासक बना दिए। ठीक है, यह हम कहते हैं कि सामंत नियुक्त कर दिए। क्या ये छोटे छोटे सब क्या है, ये सामंत, जो यहां से राजस्व का इकट्ठा करके राजा को देंगे। ठीक है, इस व्यवस्था को कहा जाता है सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है, एक केंद्रीय सत्ता पूरे राज्य के शासन को संचालन के लिए छोटे छोटे सामंतों को नियुक्त कर देता है, जो सामंत वहां से राजस्व एकत्रित करके केंद्रीय सत्ता को सौंप देते हैं, फिर वहां से राजस्व का वितरण होता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है, तो ये सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन फिर से किसने करवा दिया है, हर्षवर्धन ने। केंद्रीकृत राजा बन गया, इस पे इसी पर न्याय का अधिकार भी इसके पास है, सेना का अधिकार इसके पास है, साथ में शासन का अधिकार भी इसके पास है। लेकिन इसने राजस्व एकत्रित करने के लिए कुछ सामंत गठित कर दिए और सामंत के माध्यम से राज्य का संचालन कर रहा है, शासन का संचालन कर रहा है। उसी संचालन व्यवस्था को कहा जा रहा है सामंतवादी दृष्टिकोण या सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है, अब एक बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर्षवर्धन ने जो गौड़ शासक थे आपके शशांक, उसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया था। ठीक है, तो कन्नौज पर अधिकार करने का कारण, हम कन्नौज के बारे में एक चीज पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, हम यहाँ पर सिर्फ ओरली चर्चा करेंगे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्या रहेगा कि कन्नौज जो है वो उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र, जहां से उत्पादन सर्वाधिक होता है। जब उत्पादन सर्वाधिक होता है तो उस क्षेत्र पर सभी राजा अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में तीन शक्तियों के बीच युद्ध होता है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। 200 वर्ष तक यह संघर्ष चलता है और फाइनली आपका जीत कर आता है गुर्जर प्रतिहार वंश, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तीनों शक्तियों के मध्य युद्ध होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कन्नौज पर अधिकार किया था इसने। कन्नौज पर अधिकार और किसे पराजित करके, शशांक को, शशांक को पराजित कर। शशांक कौन थे आपके, गौड़ शासक, बंगाल में अपना शासक। कहाँ पे ये, बंगाल। इसने अपना क्षेत्र विस्तार कन्नौज तक कर रखा था, तो कन्नौज को इसको पराजित किया और अपना क्षेत्र छीन लिया। ठीक है, इसके बाद कहानी थोड़ा सा बदल जाती है, जिस पर किंवदंतियां भी लगाई जाती है कि आखिर जीता कौन था। लेकिन मैं जो बताऊंगा शायद वही जीता होगा, जहां पर अधिकतर बुकों में पढ़ने को मिला। ऐसे मुझे भी नहीं पता, मैं तो युद्ध देखने गया नहीं, लेकिन ऐसा बतलाया जाता है, जिसकी चर्चा हम करूंगा यहाँ पे। मतलब एक अभिलेख की चर्चा करते हुए उस पर वास्तविकता पर जाएंगे। ठीक है, उस अभिलेख में जो लिखा हुआ उसी पर आधारित रहेंगे। अब हर्षवर्धन के संदर्भ में एक एहोल प्रशस्ति अभिलेख, एहोल प्रशस्ति अभिलेख, ये किससे संबंधित है, हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय कौन है, राष्ट्रकूट वंश का शासक, राष्ट्रकूट वंश का शासक। ठीक है, जबकि हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक। तो यहाँ पर एहोल प्रशस्ति अभिलेख में कहा गया है कि नर्मदा नदी के तट पर, कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर, बेचारे हर्षवर्धन दक्षिण भारत में जा रहे थे क्षेत्र विस्तार के लिए, बीच में मिल गए कौन, पुलकेशन द्वितीय। जब पुलकेशन द्वितीय मिल गए तब युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध जीतेंगे तभी दक्षिण भारत में पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हर्षवर्धन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पराजित। हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। पुलकेशन, सर ये पुलकेशन इसलिए हर्षवर्धन चालुक्य राजा था ना जी, सर, ये पुलकेशन द्वितीय चालुक्य राजा था ना। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य, हाँ थोड़ा सा कंफर्म कीजिए आप सभी लोग, कंफर्म है जो ये बोल रहे हैं कि ये सर वो चालुक्य वंश से ही था। बिल्कुल चालुक्य वंश। थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, मैसेज भी किया होगा, आपने देखे नहीं। एक सेकंड,
ये कौन आपका चालुक्य, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था। 10 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा, आधे घंटे क्लास फिर से लेंगे, ठीक है। चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से युद्ध होता है। इसकी चर्चा की गई है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में। इस ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में कहा, ये ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख किसका है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख है आपका, जिसे कहा जाता है रवि कीर्ति। कौन है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति का है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। ऐहोल प्रशस्ति, रवि कीर्ति के ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में कहा गया है, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर। चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय के यहाँ पर विजय होते हैं, ठीक है। ये कहानी आपको स्टोरी याद रखना है, इसी रूप में सिंपल प्री में ऐसे पूछा जाएगा आपका, किस प्रशस्ति अभिलेख में ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हर्षवर्धन वापस लौटकर, यहाँ पे मृत्यु नहीं होती, सिर्फ पराजित होकर वापस लौट जाते हैं उत्तर भारत की ओर और कश्मीर जाते हैं, कश्मीर पर आक्रमण करते हैं और वहां पर भगवान बुद्ध के दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित कर देते हैं। कौन, हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन लिख लीजिएगा आप लोग, हर्षवर्धन, या फिर याद रहे तो याद रखिएगा कि ये कश्मीर जाते हैं, कश्मीर पर आक्रमण करते हैं, कौन, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जब कश्मीर पर आक्रमण करते हैं तो वहां पे भगवान बुद्ध के दांत को लेकर कन्नौज के निकट एक जगह का नाम है संघाराम, संघाराम, कहां पर, ये कन्नौज के निकट, ठीक है। यहाँ पर क्या ले आते हैं, कहां से, कश्मीर से, भगवान बुद्ध के दांत, कौन, हर्षवर्धन। अच्छा, इस संदर्भ में अगर एक लाइन अगर हम बोले कि हर्षवर्धन प्रारंभ से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लाइन सही होगी या गलत, प्रारंभ से कहा मैंने कि हर्षवर्धन प्रारंभ से बौद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या समर्थक थे, तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रारंभ नहीं थे, ठीक है, प्रारंभ से ये अनुयायी नहीं थे। पहले जब बात की जाए कि सबसे स्टार्टिंग में ये शैव धर्म से संबंधित है, भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे, सूर्य के अन्य उपासक थे। लेकिन कुछ समय उपरांत ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा, जैसे कि एक हेनसांग आएंगे, तो हेनसांग से मिलने के बाद ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाते हैं। तब बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाते हैं तो पूर्णतः बौद्ध बन जाते हैं, और बौद्ध बनने के बाद ये हर्ष के समय ही नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र भी बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बातों को। स्टेटमेंट यूपीएससी में होता है इस टाइप का, तो एमपीएससी का भी पूछ लें, कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम कर ले, ऐसा यूपीएससी में पूछा गया है। तो क्या कहा गया है कि प्रारंभ से ये बौद्ध अनुयायी नहीं थे, ये जब हेनसांग से मुलाकात हुई तब जाकर ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया पूरी तरह से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तब ये बौद्ध के विभिन्न चीजों को उठाकर अपने क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही हर्षवर्धन ये पराजित, मतलब हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 647 वर्ष तक इनका शासनकाल चलेगा, जैसे इनका कोई एक प्रभावशाली उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा तो मृत्यु के कारण उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल जाएगी और शासन कैसा हो जाएगा, विकेंद्रीकृत हो जाएगा। ऐसे करके आप मूल्यांकन कर सकते हैं हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। अब प्रशासन की बात की जाए तो सारे बिंदु हमने कोट किए कि प्रशासन कैसा था, सामंतवादी संगठन पर आधारित था। साथ में इनके साहित्य की रचना, इसके मतलब दरबारी कवि हम कह सकते हैं, इनके दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, जिनकी रचना आपको ध्यान रखना है, दो प्रमुख रचना इनकी। तो दो प्रमुख रचना में कौन कौन सी, एक हो जाएगी आपकी हर्षचरित और एक कादंबरी। बाणभट्ट, एक हो जाएगा इनका हर्षचरित और एक हो जाएगा कादंबरी। ये प्रमुख रचना किसकी है, बाणभट्ट की, ठीक है। तो बाणभट्ट की दो प्रमुख रचना, और ये बाणभट्ट किसके दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन भी एक कवि के रूप में थे क्योंकि इन्होंने भी कुछ रचनाएं की है, तो हर्षवर्धन के बारे में भी कुछ रचना याद कर लीजिएगा। कुछ नाटकों की इन्होंने रचना की है जिसे कहा जाता है प्रियदर्शिका। किसकी, हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन की
प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, और प्रियदर्शिका के बाद एक और पुस्तक इनकी रत्नावली, ठीक है, रत्नावली। ये दो प्रमुख रचना याद रखिएगा, हर्षवर्धन की है, ये नाटक है दोनों, क्या है, नाटक। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये हर्षवर्धन के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म को लेकर मैंने बात कर ली है आपसे, ठीक है। अच्छा, कुंभ मेले को प्रारंभ करवाने का श्रेय किसे जाता है? कुंभ मेले को प्रारंभ करवाने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को। लेकिन क्षेत्र कौन सा है बताइए, कौन से क्षेत्र में इन्होंने कुंभ मेले का प्रचलन शुरू करवाया? इलाहाबाद। हाँ जी, इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयाग और कन्नौज दोनों। लेकिन होता कहाँ है, वर्तमान चल कहाँ पे रहा है आपका? प्रयाग में। लेकिन उन्होंने दो जगह की बात कही थी, ठीक है, और हो कहाँ पे रहा आपका? प्रयाग में। क्योंकि हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, और इन्हीं धार्मिक सभाओं के आयोजन के दौरान कुंभ मेले को प्रारंभ करने की बात कही थी, जो कि कहाँ पे हुआ था? फिर वो प्रयाग में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुंभ मेले के प्रचलन करवाया प्रयाग में हर्षवर्धन, उन्हीं को इनका सही जाता है। तो ये आखिरी बात आपको हर्षवर्धन के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। अब हम सीधा चलेंगे, जैसे कि ऊपर देख रहे हैं चालुक्य वंश, चालुक्य वंश को छोड़ेंगे क्योंकि चालुक्य वंश बहुत बिखरा हुआ है, ठीक है। वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ठीक है, बादामी के चालुक्य, ऐसे अलग अलग डिवीजन है चालुक्य के। चालुक्य एक जगह नहीं है, चालुक्य 3 जगह बिखरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। अपन बात किसकी करेंगे अभी? राष्ट्रकूट वंश की। फिर अगली क्लास में, जैसे कि अभी तो 3 मिनट बचा है, जैसे अगला वीडियो में आपको लिंक शेयर करूंगा, तो वहीं से हम पढ़ना क्या शुरू करेंगे? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश पढ़ने के उपरांत अगर समय बचेगा तो चालुक्य वंश पढ़ लेंगे, फिर इसको फिनिश करेंगे, फिर कल से हम राजपूत काल को पढ़ेंगे। राजपूत काल में भी 3 प्रमुख वंश देखेंगे, मेनली तो 2 है मध्य प्रदेश से संदर्भित, कलचुरी, और एक हो जाएगा आपका परमार वंश, वो 2 पढ़ेंगे, और एक और वंश पढ़ेंगे, 3 प्रमुख वंश। फिर चुटपुट वंश, संस्थापक और क्षेत्र। संस्थापक और क्षेत्र ऐसे कुछ वंश है मध्य प्रदेश में प्राचीन काल के, वो अपन कल वाली क्लास में फिनिश करके सीधा हम प्राचीन काल, मध्य प्रदेश का पूरी तरह से प्राचीन काल फिनिश हो जाएगा। फिर बचेगा आपका जो मध्यकालीन इतिहास होता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा, रिज्वाइन करने के उपरांत हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश को, ठीक है।